सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव पहले सेगमेंट में ओन चौधरी साहब हैं, रहनुमा तहरीक इस्तेहकाम पार्टी हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और इमरान खान के हवाले से सबसे करीबी साथी माने जाते थे। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। जी ओन चौधरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है आवाज़। अच्छा ओन चौधरी साहब, मैंने आपसे पहला सवाल ये करना है कि ज़ाहिर है अब आप इस्तेहकाम पार्टी में, उससे पहले आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और इमरान खान के बहुत करीबी साथी माने जाते थे, यानी साए थे आप। अगर इमरान खान का साया किसी को कहा जाए तो ओन चौधरी साहब को कहा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सर इमरान खान आपके लिहाज से इतने अरसे में, जितना अरसा आप उनके साथ रहे, कितने सियासी आदमी थे और जो फ़ैसले उस वक्त होते थे क्या वो इमरान खान खुद करते थे, जो सियासी फ़ैसले या जो भी फ़ैसले होते थे? जी बहुत शुक्रिया। आप कब की बात कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? जब तक आप साथ रहे सर, जब तक आप साथ रहे, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। देखें डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ करता जाऊं कि जब ये इस जमात में हम लोग एज ए वर्कर काम करते हैं, हम लोग अपने आप को सियासी कारकुन समझते हैं और मैंने भी एक सियासी कारकुन की हैसियत से ही अपने आप को हमेशा समझा और मुझे ये समझने की शायद अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने पार्टी चेयरमैन के साथ काम किया और बाकी लोगों को ये एक्सपोजर नहीं मिल सका जो मुझे मिला। देखें, सियासी फ़ैसले बिल्कुल सियासी फ़ैसले ही होते थे, सियासी लोग इर्द गिर्द थे और हमें सियासी फ़ैसले करने में मुशावरत हमारी जो होती थी वो सियासी लोगों के साथ होती थी। उसका नतीजा ये था कि हमारी पार्टी में उस वक्त हम एक तहरीक चला रहे थे इस जज्बे के साथ, इस पैशन के साथ कि हमने एक नारा बुलंद किया नया पाकिस्तान का और उसको लेकर लोग साथ आए, साथ एक इलेक्शन की फ़ज़ा बनी और अल्लाह ने कामयाबी अता की और उनको वो प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे बने वो भी चले, बाकी मामला भी साथ साथ थे, कुछ चीज़ें ज़्यादा वजाहत करने वाली नहीं हैं, लेकिन ये था कि सियासी फ़ैसले सियासी फ़ैसले उस वक्त हम लोग सियासी लोगों से ही मशावरत करते थे। गैर सियासी फ़ैसला जो होता है वो आपको उसका अंजाम ये होता है जो आज वो भुगत रहे हैं। गैर सियासी लोगों से जब आप फ़ैसले कराते हैं तो आज ऐसे आप लोगों के बच्चों को लाते हैं और उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको वगला के। वो भी किसी माओं के बच्चे हैं, वो भी किसी के घर के चिराग हैं और हम उनको एक जाली नारा दे के, ये गैर सियासी फ़ैसले हैं। जो फ़ैसले इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले बड़े बड़े फ़ैसले नज़र आए और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी बड़े बड़े फ़ैसले हैं जिनमें कई बड़ी गलतियां भी हैं, क्या इमरान साहब ख़ुद करते थे खान साहब, या वो अहम तरीन सियासी लोगों से जो उनके करीबी थे उनकी मुशावरत से करते थे, क्या या जो सियासी लोग उनको मशवरा देते थे वो मानते थे? जो सियासी मशवरा वो बिल्कुल लेते थे और सियासी मशवरा सियासी लोगों से ही लेते थे। कोर कमेटी में बड़ा ओपन डिस्कशन होती थी और उसको उनकी जो मशावरत होती थी वो कोर कमेटी की हर किसी की बात को अहमियत मिलती थी। पहला फासला ये बताइए कि 2018 के इलेक्शंस के बाद उनकी हुकूमत तो नहीं बन रही थी और फिर उन्होंने इलेक्टेबल्स को लिए और फिर बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को छोड़ते रहे हैं, भागते रहे हैं, इलेक्टेबल जिनको कहा गया उनको लिया गया। इसमें इमरान खान का कितना अमल दखल था और कितना दूसरे लोगों ने उनको प्रेशराइज़ किया? देखिए, उनका तो अमल दखल
मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था। ये उस वक्त भी तरीन साहब और अलीम खान साहब दोनों के ये ज़िम्मे ये काम सौंपा गया और जितने भी इलेक्टेबल्स थे उन्होंने उन सबको उनसे राब्ते किए और आई थिंक विद इन 3-4 डेज़ उन्होंने मरकज़ में भी हुकूमत का नंबर पूरे किए, पंजाब में भी हुकूमत के पूरे नंबर किए। और ये वो लोग थे जो इनके साथ जो डूअर थे, जो काम करते थे, जिनको पता है, सियासी लोग जिनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, जो आप कह रहे हैं ना मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे हैं वो लोग, तो वो लोग भी किसी की एश्योरेंस पे, किसी की गारंटी पे आते हैं जमातों में। मोहन चौधरी साहब, ये सही बात है 2018 के इलेक्शन के बाद जब आपके पास ज़्यादा सीटें नहीं थीं, उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे और अलीम खान या जहांगीर तरीन ने उनको दबाव डाला कि आप वज़ीर आज़म बने, या इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि आप वज़ीर आज़म बने? क्या बात की आपने, किसका दिल नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनने को, ऐसी बात नहीं है और बिल्कुल ये गलत बात है। ये ठीक है वो कुछ नंबर कम थे और ये हमारे जो कोर लोग हैं टीम के थे, जहांगीर साहब, अलीम साहब, पंजाब में भी उन्होंने नंबर पूरे किए और मरकज़ में किए। ये बात ऐसी नहीं है कि वो राज़ी नहीं थे हुकूमत बनाने में, ऐसी कतन बात नहीं है। अच्छा चलिए ओन चौधरी साहब ये बताइए कि ये जो ओन चौधरी साहब हुकूमत जाने के बाद या अदम एतमाद की तहरीक में उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं असम्बली को तोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने पंजाब हुकूमत तोड़ी, KPK हुकूमत तोड़ी, साइफ़र केस पब्लिक किया। तो ये जो फ़ैसले थे इमरान खान ने ख़ुद लिया या ये फ़ैसला उनकी झोली में डाला गया? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी जिसने ये फ़ैसले कराए उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की और इन फ़ैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, इनकी पार्टी को पहुँचा, लीडरशिप को पहुँचा। वो मैं उस पर कोई वजाहत नहीं करता, कोई बात नहीं करता, लेकिन ये गैर जमहूरी फ़ैसले थे और आपने उन फ़ैसलों के बाद देखा कि मुल्क में कितनी अनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई और मेरे ख्याल से ये मुनासिब फ़ैसले नहीं थे। जिन्होंने भी कराए उन्होंने इनका नुकसान किया और मुल्क का भी नुकसान किया मेरे ख्याल से। अब वो जा रहे हैं सिविल नाफरमानी की तरफ। आप कैसे देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब या PTI में ये सलाहियत है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और कामयाब हो जाए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से और मजाक नहीं करना चाहिए। सिविल नाफरमानी ये पहले भी करके देख लिया, ये फार्मूला ये फेल है, ये गलत बात है। आपने बिल जला के देख लिए, आपने अपने कंटेनर पे खड़ा होकर कह दिया हवाला हुंडी के थ्रू पैसे भिजवाओ और टैक्स ना दो, तो ये सब सिर्फ बातें हैं और आई थिंक बातों की हद तक ही रहेगा। और एज अ पाकिस्तानी कोई भी ऐसा जो मुहिब वतन है वो ऐसे कोई ऐसा काम मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा और ये भी एक इनका जो बयानिया है ये फेल होगा। सिविल नाफरमानी वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त जो है आप 9 मई के हवाले से इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, कैसे देखते हैं? देखें, 9 मई जो है वो बड़ा एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का और मैं तो उस दिन मैं और तरीन साहब वेरी नेक्स्ट डे हम वहाँ गए और जो वहाँ पे हालात थे, बड़ी दिल को तकलीफ़ हुई। बाकी तनसीबात पे भी एयर बेसिस पे जो हमला हुआ GHQ पे हुआ, तो मेरे ख्याल से ये तो तारीख़ में कभी नहीं हुआ था और यस वी शुड मेक एन एग्ज़ाम्पल, हमें इसकी एग्ज़ाम्पल बनानी चाहिए। जो इन्वॉल्व था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसका जो अगर कसूरवार है, जो इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर देखें आपको किसी ने कोई हक़ नहीं दिया ये कि आप कानून हाथ में लें। आपने इनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, टेप सुनी है कि हाँ, और ये प्लान था, ये 10 दिन पहले का प्लान था कि जब ये अरेस्ट हों तो आपने इन जगहों पे अपने लोगों को लेकर पहुंचना है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये बातें बाहर आ चुकी हैं,
ये तो छुपी नहीं है बात कोई, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं ब्रेक कर रहा कि ये कोई लोगों के लिए नई चीज़ है। ये एक मंसूबा था इनका, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ। तो इसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल इसके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा ऊन चौधरी साहब ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशन अब जनरल फैज़ साहब के साथ भी जोड़ी गई है और ये तासुर आ रहा है कि 9 मई के इंतशार में आपके जनरल फैज़ भी शामिल हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन कंफर्म होती है तो इसका मतलब है कि कोर्ट मार्शल में जहां जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है वहीं फ़ौजी अदालत में लोग डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान का ट्रायल भी होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो भी इनका कोर्ट मार्शल में फ़ैसला आता है और अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है, कोई ऐसी वो जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, जो इन्वॉल्व है और वो आएगा, वो इसमें फ़ौजी अदालतों में आके अपना उनको देना पड़ेगा बयान, अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। अगर ये केसेस वहाँ आते हैं इनके, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी उस दिन फैसला आ गया, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, चंद दिन पहले, 2 दिन पहले आया है। तो ये तो देखें बात क्या है, किसी के लिए कानून सबके साथ एक जैसा है, कोई कानून से बालातर नहीं है। अगर आपने कानून हाथ में लिया है, आपने इस मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, अफरा तफरी, खून रेजी करने के लिए प्लानिंग की है, तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ओन चौधरी इस बात के हक में है, ओन चौधरी इस बात के हक में है कि इमरान खान का 9 मई के हवाले से ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। देखें, अगर आप मेरी अपनी राय पूछते हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई मेरा कोई भी करीबी इंसान होता है इसमें इन्वॉल्व, तो अगर कोई भी ट्रायल किसी कोर्ट में भी है, 9 मई में जो इन्वॉल्व है उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो फ़ौजी अदालत में हो रहा है ट्रायल, ये कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे वो सिविल कोर्ट में है, चाहे मिलिट्री कोर्ट में है। उस वक्त निगरां वज़ीर आज़म जो हैं वो साहब थे, जो कि निगरां वज़ीर आला वो साहब थे जो कि आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना जो है वो सूबाई हुकूमत का काम था। क्या वजूहत थी कि एक जत्था जिना हाउस घुस गया या ऐसे तनसीबात में घुस गया जो फ़ौजी तनसीबात थी, तो इस जत्थे को हुकूमत और रियासत की तो बड़ी ताकत होती है, क्यों हमें उस वक्त ये चीज़ नज़र नहीं आई कि हुकूमत ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? देखें डॉक्टर साहब, अब मेरे से वो तो उसकी सारी JIT बनी है, रिपोर्ट आ गई है सबके सामने। हुकूमत ने वहाँ पे लोगों को, देखें हुकूमत को के आगे कोई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत होती है उसके आगे आप अगर कोई ना चाहें तो कुछ भी उसके आगे नहीं रोक सकते किसी को। मकसद ये है कि उनको क्यों आने दिया गया, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उन्होंने देखा होगा कि ज़्यादा लोग हैं, नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, तो उसके बाद वो पीछे हट गए। और मेरे ख्याल से जो भी वहाँ किया वो सबके सामने आ गया कि अगर हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने ये मेरे ख्याल से ये फैसला किया कि हम इन लोगों को, ये जो मॉब आ रहा है इनके ऊपर हम कोई फायर ना करें, कोई ऐसे ना करें जिससे कोई जानी नुकसान हो जाए, तो उसके बदले में उन्होंने क्या, तो इसका मतलब है ओन चौधरी साहब पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान में 8-10 हज़ार का जत्था लेकर चढ़ाई कर दे पाकिस्तान की अहम तनसीबात पर, फौजी तनसीबात पर, जिना हाउस जैसे इलाके में, तो हुकूमत जो है वो हाथ बांध करके बैठ जाए कि आइए जनाब आप जो करना चाहे करें, जलाएं, मुलाएं, कत्ल करें, जो कुछ करें। सही है, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा, नो, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा। किसी की कोई मजाल नहीं है कि कोई जत्था लेके आए और आके हमारे फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला कर दे, जिना हाउस पे हमला कर दे। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको कि बिल्कुल इनको मिसाल बनाना, इबरत का निशाना बनाना चाहिए। कि क्या ये जो बुशरा बीबी साहिबा ये लीड कर रही हैं, सियासी मीटिंग कर रही हैं, और जो इतना बड़ा उन्होंने एक 24 नवंबर का तहरीक, बहुत ही ख़तरनाक तहरीक थी, बड़े लोग थे उसमें, असले के साथ थे,
अफ़गानी लोग थे उनको लीड किया, आप समझते हैं कि वो अब मुकम्मल तौर पर एक सियासी जानशीन बन गई हैं इमरान खान की? देखें, मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा कि आपने सारी अपनी सियासत लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके की है। आपने सारी ज़िंदगी मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जी। आपने लोगों की इज़्ज़तें उछाली। आपने कहा जी कोई अपने बेटे को ले आया है, कोई अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द को ले आया है। मैं अपनी पार्टी में, अपनी जमात में कोई मारूसी सियासत का मैं ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं बनेगी। आप बड़ी बड़ी बातें तो आप कर लेते हैं हम सब, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके सामने वो बातें आ जाती हैं तो कहाँ की ये तो फिर आप धोखा दे रहे हैं आवाम को। जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको अपने अल्फाज पे, अपनी तकरीर पे, अपनी बातों पे आपको पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। आपने खुद ही कह दिया कि जो गिद्ध हैं वो छोड़ जाएंगे खान को, और छोड़ गए, और जो खान के शाहीन हैं वो रह जाएंगे। तो फिर सारे गिद्ध थे वो छोड़ गए, समेत आपके भी और आपके सीएम के भी। आप ऐसी बात करेंगे तो फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी नीयत होगी वही मिलेगा ना आपको। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी उस दिन कि यहाँ पे कत्ल व गारत हो, यहाँ पे मासूम बच्चों की लाशें हों जिस पे ये सियासत कर सकें। सर मुझे ये बताएं, गंडापुर किसके आदमी हैं? वो रियासत को चैलेंज करते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, धमकियां देते हैं, गोली की बात करते हैं, वो आपके तमाम वसाइल लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, वो बगावत का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो आदमी किसके हैं सर? क्लियर कट बताएं सर। बिल्कुल आपके पास 30 सेकंड है। पहले अच्छा पहले मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कसम उठा के, क्या आप उनको सीरियस हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं वो किसके आदमी है? जो एज ए सीएम उनको बयान वो देते हैं, वो अपना मजाक खुद उड़वाते हैं, और उनकी अपनी जमात ही उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर रही है कि वो भाग ना जाए, तो फिर आप खुद समझ लें कि वो किन के आदमी है। या बेचारे ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे। आखिरी जुमला सर, 2 कश्ती पे सवार है इस मुल्क मेरा सर, 2 कश्ती पे सवार है, सिर्फ ये बताइए सर। ना इधर के हैं ना उधर के रहे हैं। अच्छा, दोनों तरफ के नहीं है, 2 कश्ती पे सवार है। वक्त कम है, किसी स्टेज पर आपसे तफसील से बात कर, वक्त बिल्कुल कम हो गया है। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे। ये हमारा पहला सेगमेंट था, इसके बाद हम दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। इस वक्त जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं कमर ज़मान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आ रही। अच्छा सर, मैं ज़रा क्योंकि एक सेगमेंट है हमारा, तो उस सेगमेंट में मैं चाहूँगा कि ज़रा जल्द से जल्द आपसे चंद ज़्यादा सवालात कर लूँ। सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह हुकूमत के इत्तेहादी हैं। मौजूदा हुकूमत की जो भी इस वक्त 15 महीने की कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन हैं सर? डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क के अंदर किसी हुकूमत के ऊपर इत्मीनान का इजहार करना भले अपनी भी हो तो वो मुमकिन नहीं होता। इसलिए इत्मीनान वो होता है कि जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके मसाइल हालात के दरमियान कुछ तवाज़ुन हो जाए। यहाँ पे मसला ये है कि वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पार्लियामेंट पूरी तरह उस तरह काम नहीं कर रही, और माशरे के अंदर भी खिंचाव बहुत है। मजहबी तबका अपने तौर पे, सियासी लोग अपने तौर पे, जमातें इदारों के साथ टकराव में। तो ऐसी कैफियत में ये कहा जाए कि कोई इत्मीनान है तो इत्मीनान तो नहीं है। लेकिन अब अगर इत्मीनान नहीं है तो क्या बेइत्मीनानी है? ऐसा भी नहीं है। अब हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं अभी तक, मैं जब उनको देखता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या ये इक़दामात दुरुस्त है, इन हालात के तहत है, और गवर्नमेंट के पास इसके अलावा भी कुछ करने को है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल अफेयर्स में, पूरे खारजा में जो ताल्लुकात को बेहतरी के लिए कोशिश की है, काफ़ी बेहतर कोशिशें हैं, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के कारोबारी हालात भी बेहतर हुए हैं,
पाकिस्तान में लोगों की तवज्जो भी आई है कि इन्वेस्टमेंट आए, तो ये एक अच्छा अमल है। पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आई है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हुई है, अशियाए सर्फ के रेट स्टेबल होने शुरू हुए हैं, हुए नहीं है होने शुरू हुए हैं। तो ये एक अच्छा अमल है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं अपनी जगह साथ। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो लगता ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है उस पर आपका तसल्ली बख्श है कि इतने महदूद वक्त में उसने जो है वो बेहतरी की तरफ गई है। जो समझ रहा हूँ या मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे हुकूमत की सिमत कंपैरेटिवली बेहतर नजर आती है। हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो हुकूमत इन हालात में नहीं उठाती। मसलन जब पहले ही हुकूमत के लिए पॉलिटिकल चैलेंजेस हों और दूसरे बहुत सारे मसाइल हों, तो वो हुकूमत ऐसे टैक्सेशन पर स्टेप्स नहीं उठाती, अपने मसाइल को बेहतर बनाने के ऐसे स्टेप्स नहीं उठाती, और जो टैक्स नेट के बाहर लोग हैं उनको टैक्स में लाने के लिए ऐसे इक़दाम नहीं उठाती, टैक्स रिकवरी को ठीक करने के ऐसे इक़दाम नहीं उठाती जिससे वो अनपॉपुलर हो जाए, वो सब्सिडियां विड्रा नहीं करती। ये सारे काम इस हुकूमत ने किए हैं, और जब मैं उसको देखता हूँ उसके समरात, तो उसमें समरात मुझे बेहतर नजर आते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, आइंदा आने वाले। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या महंगाई खत्म हो गई, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या हर बच्चा स्कूल दाखिल हो गया, क्या बीमारों को शिफा मिलने लगी, ऐसा तो नहीं। ठीक है, आइडियल स्टेज नहीं है, मैं मानता हूँ। चले मैं ये एक सवाल एक और कर लेता हूँ क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। मुझे ये बताइए कि अगर इस हुकूमत को जैसे कि कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि चेहरे तब्दील कर दिए जाए, पार्लियामेंट वही रहे, चेहरे तब्दील कर दिए जाएं या एक कौमी हुकूमत बना दी जाए, तो उससे कोई फ़ायदा होगा सर? डॉक्टर साहब, ये जो कौमी हुकूमत का तस्वर है, ये आप पुराने साफी हैं, आप जानते हैं, ये बड़ा पुराना है। कई अक़दार में, कई अदवार में ये बात हुई कि ये कौमी हुकूमत बना दी जाए, सब जमातों पे मुश्तमिल हो, अपोजिशन कोई ना हो। आप जरा इसकी फिजिबिलिटी देखिए कि क्या ये चल सकती है। चंद जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत तो चलाना मुश्किल हुआ पड़ा होता है, जो भी कोalition गवर्नमेंट हो। पुजाई है कि सारी जमातें एक जगह हो और वो फैसला साजी करे, तो जो जमात लीड कर रही होगी उसके ऊपर फिर सवाल होंगे। तो मेरी नजर में तो कौमी हुकूमत जो है वो कोई मसाइल का हल नहीं है। लेकिन इस वक्त देखा यह जाता है कि कोई इत्तेफाक राय करने वाले लोग हो जाए, आपस में लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाए, तलखी कम हो जाए, और कम अज कम जो इख्तलाफ है उसके साथ फैसला साजी की जाए ताकि लोगों में एक एतमाद पैदा हो। उसके लिए कोशिशें की जा सकती हैं। हम बिल्कुल थोड़ी सी मेजॉरिटी वाली हुकूमत थे 2008-13 में, लेकिन उसके दौरान आप देखिए कि हमने आइन साजी की, हमने कानून साजी की, और हुकूमत ने सारी जमातों को, सबको ऑन बोर्ड लिया। इसके नतीजे में एक बेहतर माहौल क्रिएट। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कौमी हुकूमत और चेहरे तब्दील करने इस वक्त मसाइल का हल नहीं है, उनसे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आगे चलता हूं। नेचुरली अगर इस वक्त हुकूमत के, इस वक्त पार्लियामान के अंदर या असेंबली के अंदर 3 बड़ी जमातें हैं, उन जमातों में से 2 जमातों ने मिलना है, तो इस वक्त मुस्लिम लीग लीड कर रही है, हम उनको साथ दे रहे हैं। तीसरी जमात पीटीआई है। अब ये फरमाइए कि अगर हम दोनों, यानी मुस्लिम लीग को पीछे किया जाए जो अक्सरियती जमात है, और पीपल्स पार्टी को आगे किया जाए, तो क्या इससे सूरत हाल बेहतर होगी? क्या मुस्लिम लीग हमारे साथ बेहतर तावन करना शुरू कर देगी? क्या इदारे अपनी जगह पे ठीक काम, क्या अपोजिशन को रोड ठीक हो जाएगा? अपोजिशन को किसी हुकूमती जमात के साथ मिला दिया जाए, यानी पीटीआई को, तो क्या ये हो पाएगा? क्या ये पैच लग पाएगा? और लग गया तो क्या ये चल पाएगा? तो इसकी पहले तो फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या ये फिजिबल है। मेरी नजर में तो ये फिजिबल ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त एक बड़ी अहम चीज़ की जा रही है और वो बर्फ़ पिघली है पीटीआई में और वो बातचीत करना चाह रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से रवैया जो है वो बातचीत का नज़र नहीं आ रहा है। आप एक सियासी वर्कर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग
के ऊपर जो है वो बात समझ कर रखती है। तो क्या वजह है सर कि पीटीआई और हुकूमत की बातचीत होनी चाहिए सर, और हुकूमत का इनकार, क्या ये बेहतर रवैया है? मुज़ाकरात से इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं रहा। मेरी जमात तो पहले दिन से कह रही है, बल्कि 2018 में जब से खान साहब आए तब से कह रही है, और अभी भी हमने यही कहा है। इस मामले को हमेशा मुस्तरद किया, मुस्लिम लीग की तरफ से भी इसी जज्बे का इजहार होता रहा। इस जज्बे, इसको जब भी रिबट किया, इसका जब भी इनकार किया तो इमरान खान साहब ने खुद किया। और अभी भी सूरत हाल ये है कि एक कमेटी बनने की खबरें आई, यूनिवर्सिटी बहुत सारी कमेटियां पहले बनी, वो मुज़ाकरात भी हुए, और वो मुज़ाकरात रास्ते में रह गए क्योंकि खान साहब के पास जब चीजें गई तो उन्होंने बायकाट कर दिया। उन्होंने कहा लो, अब तो सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। पहले तो खान साहब नो करते थे, अब खान साहब के अपने फैसलों को, यानी 26 नवंबर को ये फैसला हो गया कि खान साहब ने भी इसको तायद कर दी कि गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें और संग जानी में जलसा कर ले, लेकिन उसको खान साहब की अहलिया ने ओवररूल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा कौम, पूरा मुल्क एक हिजान में मुब्तला है और हम उसके आगे हाईजैक हुए पड़े हैं। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। अब एक कमेटी बनी है और उस कमेटी के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि जी डायलॉग होने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए, फला है। उससे अगले दिन बैरिस्टर अली जफर साहब ने जाके मुलाकात की, तो वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल इससे मुतसादम बातें कर रही है। अब क्या किया जाए, किस चीज को समझा जाए? और तीसरी बात यह है कि मुज़ाकरात हो या कोई और इशू हो, उस पर टाइमिंग बड़ी अहम होती है। पहले हम डायलॉग का कह रहे थे, पीटीआई ने उस डायलॉग को बर्बाद किया खुद और 9 मई किया। फिर हम कह रहे थे कि 13 फरवरी को हमने इस साल हमने कहा डायलॉग करें, पीटीआई ने उसका इनकार कर दिया। अब वो फौज से डायलॉग करना चाहते हैं, फौज डायलॉग न कर सकती है न करना चाहती है। ऐसी सूरत में जब क्लैरिटी के साथ वो नहीं है, हालांकि मसले का हल सिर्फ डायलॉग से निकलना, ठीक, सियासी मसाइल हैं, सियासी जमातें बैठेंगी। माजी में जब सियासी जमातें बैठी बड़ी तलखियां थी, हमारी और मुस्लिम लीग के दरमियान थोड़ी तलखियां थी, पीएनए और भुट्टो साहब के दरमियान थोड़ी तलखियां थी, लेकिन वो सारी तलखियां अल्टीमेटली डायलॉग की सूरत में किसी नतीजे पे पहुंची। अच्छा सर, अब ये एक और है, टाइम मेरे पास क्योंकि कम है, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि इमरान खान माजी में उनसे कई गलतियां हुई। लोग कहते हैं कि जनाब जो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ असम्बली तोड़ी, वो उनकी बड़ी गलती थी। पंजाब हुकूमत उन्होंने ख़त्म की, वो गलती थी। केपीके हुकूमत ख़त्म की, वो गलती थी। साइफ़र को पब्लिक किया, वो गलती थी। 9 मई किया, वो गलती थी। 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल दी, वो गलती थी। अब वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं और उसका बाज़ाफ्ता अब ऐलान आने वाला है। क्या आप समझते हैं कि सर ये एक बड़ी गलती होगी, और ये गलती क्या हुकूमत के लिए नुकसानदेह बनेगी या खुद पीटीआई और इमरान खान के लिए? अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल ना बने। ये उनके लिए बड़ी फेटल हो सकती है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलती हो, लेकिन डॉक्टर साहब ये उनके लिए फेटल हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ये जो सिविल नाफरमानी होती है ना जी, ये क्या होता है? खान साहब इसका तजर्बा पहले कर चुके हैं। इसके लिए होता ही है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ सिविल नाफरमानी की, गैर मुल्की ऑक्यूपेशन के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलती हैं। और उस सूरत में आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होते खाली, आप ये कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देने, आप ये कहते हैं कि हमने यूटिलिटी बिल जमा नहीं कराने, आप ये कहते हैं कि हमने ट्रेनें नहीं चलने देनी, हमने गवर्नमेंट का कारोबार नहीं चलने देना, आप ये कहते हैं कि बैंकों में पैसा नहीं जमा कराना, आप ये कहते हैं कि यूटिलिटी बिल जला देने हैं, आप ये कहते हैं कि बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस जो हैं वो हुंडी के जरिए आए, बैंकों के जरिए नहीं। तो ये सारे के सारे अमाल जो होते हैं, ये बुनियादी तौर पे रियासत के ऊपर हमला आवरी है, रियासत के स्ट्रक्चर को डैमेज करना है, स्टैंड स्टिल कराना है। ये तो एहतजाज के जुमरे में किसी की सूरत नहीं आता। ये तो एहतजाज से बहुत बियॉन्ड जाके आप रियासत के ऊपर हमलावर हो गए।
और रियासत के ऊपर हमला आवर होने की सूरत में फिर ये एहतजाज नहीं रहता, फिर ये बगावत होती है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आपने कहा ये बगावत होगी, असम्बली से एक मंजूर शुदा असम्बली, पूरी असम्बली ने एक बिल मदारिस के ऊपर पास किया और वो बिल जो है पास होने के बाद सदर साहब ने उसमें एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया और उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी कि ये बिल अगर पास हो जाता है, ये एक्ट पास हो जाता है तो इससे FATF और आलमी बरादरी जो है ना पाकिस्तान पे पाबंदी लगा देगी। मेरे यहाँ इसके लिहाज से दो सवाल आते हैं। एक तो ये है कि सर पूरी असम्बली को इस बात की आगाही नहीं हुई कि ये बिल अगर पास होगा तो ये पाबंदी लग सकती है, सिर्फ सदर को इसका इदराक हुआ। एक तो ये। दूसरा ये कि आप नहीं समझते कि इसके नतीजे में सदर साहब ने मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किलात पैदा कर दी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो स्ट्रीट पावर्स हैं और मदारिस के बहुत सारे लोग उनके साथ अगर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ निकलते हैं या रोड पे आते हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यकीनन ये एहतजाज कोई अच्छे रास्ते तो पैदा नहीं करते। डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि मौलाना का जो मुतालबा है ये अपनी जगह मोतबर है, इसको एग्री किया गया हुकूमत की तरफ से भी और हमारी जमात की तरफ से भी, और इसीलिए इसका बिल बना। उस बिल में जो अमेंडमेंट्स हुई और अल्टीमेटली दोनों ऐवानों से पास हो गया। अब हम एथिकली पाबंद हैं कि हम उस बिल को अप्रूव करें और उस बिल को अप्रूव करना चाहिए। अब वो सदर का जो ऑफिस होता है ना डॉक्टर साहब, ये भी पार्लियामान का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट जो है ना, ये सदर, कौमी असम्बली और सेनेट, ये तीन इसके होते हैं सेगमेंट। इसीलिए उन दोनों ऐवानों से पास होने के बाद सदर के पास असेंट के लिए बिल जाता है। सो सदर साहब के दफ्तर का मतलब भी यही है कि ये पार्लियामेंट के अंदर ही, पार्लियामेंट से ही एतराज लगा है, लेकिन ये इस तरह ना होता तो ज्यादा बेहतर। इसलिए कि अगर पार्लियामेंट, मैं इस पर अलग बात करूंगा, तो जो बिल पास हुआ उसको अप्रूव होना चाहिए मेरी नजर में, और अल्टीमेटली अगर उसमें कोई गलती है जो कोई मुल्क के नुकसान में है तो उसके ऊपर मौलाना को भी देख लेना चाहिए। और अगर वो जिद में है तो फिर ये भी है कि इस बिल को अप्रूव करने के बाद इसमें फर्दर अमेंडमेंट कर ली जाए, जो चीजें मुल्क कौम के मुफाद में ना हो या नुकसान में हो उनको उसमें से हज़फ कर लिया जाए। तो ये बिल बहरहाल शुरू होना चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कि आप पहले तो यह है कि किसी से मुआहदा करते हुए सोचे कि ये काम पूरा हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता तो सियासी जमात को वादा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सियासी जमात का वादा अगर पूरा नहीं होता तो लोगों का उस जमात के ऊपर से एतमाद उठता है। कमर जमान पे डॉक्टर दानिश पे एतमाद उठ जाए तो कोई नहीं बात, खैर है, हम दोनों में से कोई एक जो है वो डैमेज होगा, लेकिन कौम की रिप्रेजेंटेटिव जमातों का अगर एतमाद उठ जाए तो फिर बहुत बुरा होता है। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं इस बिल के ऊपर प्रॉपर डिबेट हुई, असेंबली के अंदर जो कमेटियां थी उसमें डिबेट होती तो ये चीजें पहले वाज़ेह हो जाती और फिर मौलाना से बैठ के बात की जाती कि ये चीज मुल्क के मफाद में है, ये नहीं है। आजकल भी हमारा हाल ये है कि स्पीकर साहब भी एहतजाज कर रहे होते हैं, चेयरमैन सेनेट भी एहतजाज कर रहे होते हैं, हुकूमत के वज़रा भी असेंबली में नहीं आते और असेंबली के अंदर प्रेजेंस नहीं होती। बिल जो है उसके ऊपर भी मेंबरान की अदम दिलचस्पी है। तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। सर, ये लाइटर मूड, इन द लाइटर मूड एक जुमला कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी सेकंड में जवाब दें कि पार्लियामेंट को भी आउटसोर्स कर देनी चाहिए। सर डॉक्टर साहब, फिर इस मुल्क को बंद कर देना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत वैसे बंद कर देनी चाहिए। ये आउटसोर्स होने वाली चीज नहीं है। अवाम के जज्बात, अवाम की आरा, अवाम का मैंडेट आउटसोर्स नहीं हो सकता, इसका कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन अवाम का एतमाद या अवाम का मैंडेट लेते हुए भी अवाम को सोचना चाहिए किसको दे रहे हैं, और जो ले रहे हैं उनको भी बहुत संजीदगी से ये चीज देखनी होगी कि क्या हम अवाम की तवक्कुआत पे पूरे उतर रहे हैं, वो फोरम प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इस वक्त जो एक खिंचाव आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मौजूदा हुकूमत में, ख़ासतौर पर नून लीग के हवाले से, और जो एग्रीमेंट्स हुए थे इनके दरमियान इत्तेहाद के हवाले से, और वो रिटर्न भी हैं। अब देखने को आ रहा है कि जी बार बार बिलावल साहब भी और पीपल्स पार्टी साहब इस सवाल को उठा रही है और अब कमेटी भी बना दी है
वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन उस कमेटी का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्या वजूहत है सर? ज़रा मुख्तसर। दरअसल जब हुकूमत बनी थी तो हस्बे रवायत अगर किसी एक जमात की हुकूमत नहीं बनती और कोलेशन होती है तो फिर कोलेशन बैठ के कुछ चीजें तय करती है। वो तयशुदा जो बातें थी वो 25 है, उसका मुआहदा आपने जिक्र किया, उस पर जो दोनों जमातों के सरबराहान ने साइन किए। पीपल्स पार्टी आज भी उसी मुआहदे की कुछ शिकों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम आज भी कह रहे हैं कि उस पर अमल करें। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई अगर आप एक समझते हैं कि काम नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, नुकसान में जाएगा, तो क्यों मुआहदों में लिखते हैं, क्यों उस पर मुआहदा करते हैं? और मुआहदा कर लिया तो उस पर अमल दरामद करें। यही बात बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके, हमारी कमेटियां उनसे उनकी कमेटियों से मिलती रही। ये कमेटी पहली नहीं है, कई कमेटियां बनी हैं और उस पर 10 मीटिंगें हो चुकी हैं। और फिर पंजाब के अंदर भी हमारी कमेटी जो थी वो मिली, चीफ मिनिस्टर साहबा से भी मिली, उनके बाकी लोगों से, उनकी कमेटी से भी मिली, लेकिन मामला आगे चल नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं कि ये डेडलॉक अच्छे नहीं होते, हम कोई डेडलॉक क्रिएट नहीं करना चाहते, हम हुकूमत के लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहते। हमारा कोई नया मुतालबा नहीं है, अवामी मुतालबे हैं, ना हम कोई केस खत्म करने की बात मांग रहे हैं, ना कोई रियायत मांग रहे हैं, बल्कि हम पार्लियामान, हुकूमत और उसके फंक्शंस और लोगों के रिलीफ की बातें कर रहे हैं। ठीक, आईनी बेंच ने फौजी अदालत में जो केसेस फाइनल हुए हैं उसके फैसले का तो ऐलान कर दिया कि आप दे सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस फौजी अदालत में चलाया जाए, तो पीपल्स पार्टी इस बात के लिए सर तैयार है, वो समझती है कि इमरान खान का केस फौजी अदालत में चले? सब ये किसी के कहने पे, किसी के चाहने पे, किसी की ख्वाहिश पे तो केस नहीं चलना, बल्कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जराइम से निपटने के लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं, उनके मुख्तलिफ फोरम्स हैं। जिस तरह सिविल अदालतें हैं, क्रिमिनल अदालतें हैं, या बैंकिंग कोर्ट्स हैं, या शरीयत कोर्ट है, शरीयत कोर्ट है, या दहशतगर्दी की अदालतें हैं, तो उसके लिए मखसूस कवानीन है, मखसूस अदालतें हैं। आर्मी एक्ट के तहत या मिलिट्री कोर्ट्स जो चलानी है, मिलिट्री कोर्ट में कौन सा मुकदमा जाएगा इसका एक कानून मौजूद है। अगर कोई जुर्म एलिजिडली कोई गलती, कोई जुर्म उस जुमरे में आएगा तो वो यकीनन वहां जाके ट्रीट होगा। ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता कि मैं चाहूँ ऐसा हो जाए, पीपल्स पार्टी चाहे तो ऐसा हो जाए, या मुस्लिम लीग चाहे तो ऐसा हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे कमर ज़मान कायरा साहब और साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।